मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी परेशानी जैसे उसका इमोशनल चेंजेस हो या बिहेवियरल चेंजेस हो, कब जाना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास? सराउंडिंग्स में है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या वो खुद परेशान हो या घर वाले को परेशान कर रहे हैं। व्यवहार बिल्कुल बदल गया हो पहले के कंपैरिजन में। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिसकी ज़रूरत आज के टाइम में सबसे ज़्यादा है कि लोगों में एंजाइटी और ओवर थिंकिंग को लेकर ज़्यादा परेशानियां सामने आ रही हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार। डॉक्टर राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। तो राजेश जी, सबसे पहला सवाल यही आता है कि एक साइकाइट्रिस्ट करता क्या है? साइकेट्रिस्ट मेडिकल साइंस का एक विभाग है, एक डिपार्टमेंट है जो मेडिसिन के अंतर्गत आता है, जिसमें डॉक्टर्स जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, जैसे उसका इमोशनल चेंजेस हो या बिहेवियरल चेंजेस हो या कुछ और इस तरह के चेंजेस हो जिसमें कि उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया हो पहले के कंपैरिजन में, तो इन सारी चीजों को डील करने के लिए मेडिकल फील्ड में दो लोग हैं, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। साइकेट्रिस्ट डायग्नोसिस करके अच्छे से हिस्ट्री लेके उसको ट्रीटमेंट करने के लिए मेडिसिन देते हैं या कुछ और भी सजेशंस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो राजेश जी, एक सवाल और भी है कि लोगों को कब जाना चाहिए, एक साइकेट्रिस्ट के पास, एक काउंसलर के पास, या जो आपने कहा साइकोलॉजिस्ट के पास? जी नवल जी, आपने तो ये बहुत बड़ा सवाल कर दिया। तो बहुत समय लगेगा इसमें, बट हाँ ब्रीफ में मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि कब जाना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास। फाइन। तो इसमें मैंने बताया कि सारी सोसाइटी में देखोगे तो सब वेल एडजस्टेड होते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स अचानक से आप देखेंगे कि इनके व्यवहार में बदलाव आ गया है या फिर इनके इमोशन चेंजेस आ गए हैं। ठीक है। तो इस तरह में उनके जो सराउंडिंग्स में है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या वो खुद परेशान हो रहे हैं या घर वाले को परेशान कर रहे हैं। तो ये एक डिस्टिंक्ट फीचर है। यहाँ पे देखना होता है कि हाँ कुछ बदलाव तो आया है। ये जो बदलाव है इसी को एनालाइज करने की जरूरत होती है। एक और आपको व्यवहार चेंजेस बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, ओसीडी। आज के डेट में बहुत ज़्यादा लोग के जुबान पे रहता है कि ओसीडी क्या है, कैसे है। तो उसके भी व्यवहार में चेंजेस आते हैं, जैसे कि बार बार हाथ धोना या डाउट करना कि मैंने किया या ये काम या नहीं किया, फिर उसको चेक करना, रीचेक करना। तो उनके जो दिनचर्या होती है वो उसी में उलझ के रह जाते हैं, वो नया काम नहीं कर पाते हैं। जैसे एक हाउसवाइफ के लिए क्या है कि अगर वो बार बार हाथ धोते रहेंगी और ये चेक करते रहना पड़ेगा कि मैंने गैस चूल्हा बंद किया कि नहीं, फिर से जाके करना, मैंने कपड़े धोए तो अच्छे से धुले हैं कि नहीं, मैंने बाहर धुलाए हैं तो कहीं उस पे कुछ और गंदा तो नहीं आ जाएगा, तो उसको बार बार जाके चेक करना। तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है, इसके चलते वो बहुत एंग्सियस हो जाती हैं कि ये मैं क्या कर रही हूँ। उनको पता भी होता है कि ये चीजें साफ है, बट फिर भी उनको बार बार धोने की जरूरत पड़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नेचुरल चेंजेस होते हैं, क्योंकि जहां तक मैं अभी समझ पा रहा था, मुझे लग रहा था कि ये कोई ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी जो होता है, ये इनकी वजह से मतलब मेंटल हेल्थ पे कुछ असर पड़ता होगा। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये हो रहे हैं। जी, इसमें दोनों का पार्ट है। मैंने बताया कि जैसे कि बायोकेमिकल चेंजेस अपना अंदर तो होता ही है, और मेजर पार्ट यही है। जैसे कुछ बीमारियां हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन बेसिक फैक्टर्स इसका है कि हमारा जेनेटिक चेंजेस हैं। हेरिडिटरी और जेनेटिकल चेंजेस एक बहुत, दोनों में डिफरेंस करना है। हेरिडिटरी मतलब वंशानुगत, एक खानदान, एक पुराने जनरेशन में है, दूसरे जनरेशन में है, इसको हेरिडिटरी बोलते हैं। जेनेटिक चेंजेस हुआ कि जिस जीन से मैं बना हूं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्मॉल सेल्स, जब हमारे बनते हैं उसी में बहुत सारे जेनेटिक चेंजेस होते हैं। उसके चलते ही हम अलग अलग होते हैं इस सारे संसार में। तो उसमें कुछ जीन जैसे जो हमारे इमोशन को लेके है या फिर हमारे बिहेवियर को लेके है या हमारे एडिक्शंस को लेके जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं
तो वो बाद में अपने एज के अनुसार से वो हमें अफेक्ट करते रहता है और वो प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो ये लेकिन इसमें क्या है कि ये सारी दुनिया तो नहीं समझ सकती है, जो चेंजेस आए हैं तो उस पे बिलीव करके लोग को लगता है कि कोई चेंजेस आया होगा जिंदगी में इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन मेजर पार्ट जो है वो बिना किसी बाहर के चेंजेस के अनुसार से, कोई स्ट्रेस नहीं है, सारी दुनिया सब ठीक ठाक है, उसके फेवर में है, फिर भी हो सकती है। और ये बीमारी किसको हो जाएगा या कौन सा वक्त हो जाएगा नहीं पता है। एट द सेम टाइम हम दूसरे साइड में भी आते हैं, जो कि लाइफ के कुछ चेंजेस, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गया, फैमिली प्रॉब्लम्स हो गया, एकेडमिक प्रॉब्लम्स हो गया, इनके चलते भी कुछ स्ट्रेस हमारे मानसिक रोग को इफेक्ट करता है। इसी से एक जुड़ा सवाल है, बहुत ज्यादा कॉमन भी है ये, कि नींद की दवाई अगर एक बार स्टार्ट कर दी जाती है तो बंद होगी या लाइफ टाइम चलेगी? देखिए, नींद का जो बात आपने बताया ना, फैक्टर है, हमें देखना पड़ेगा कि किस लिए नींद की कमी हो रही है। अगर नींद की कमी है तो उसके बैकग्राउंड में जाके देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम एंजाइटी की वजह से है या डिप्रेशन की वजह से है या आपके एडिक्शन की वजह से है या दिनचर्या खराब करने की वजह से है। आपको बताता हूँ कि आज जो एक जी जनरेशन है, जेड जनरेशन बोलते हैं, उनका काम क्या है, वो 3 बजे सोते हैं। उनका रूटीन ही ऐसे हो गया, वो 3 बजे सोएंगे, 10 बजे उठेंगे, तो उनका हैबिट वैसा है। और वो कल को अगर कोई ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो उनकी स्लीप डिफिशियंसी तो होगी, स्लीप में बदलाव आएगा ही। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, नींद नहीं आने का जो वजह है। इसमें सबसे पहले हम कारण ढूंढते हैं, फिर उसका इलाज करते हैं। और नींद की दवाई सॉल्यूशन नहीं है। नींद की दवाई थोड़े दिन के लिए दी जाती है। कोई भी नींद की दवाई कोई भी साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर देता है तो कम से कम दिन के लिए देना चाहता है वो, कि हाँ बस एक रेगुलर इसका स्लीप आ जाए, उसके बाद इसकी हैबिट बन जाए, आई मीन खुद से नेचुरल हैबिट बन जाए। सोसाइटी में सबसे ज्यादा ये देखा भी जाता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर उन्हें किस तरीके के स्ट्रेस है तो चलो ड्रिंक कर लेते हैं, स्मोक कर लेते हैं, तो उससे कम होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस कम नहीं होता है, आप टेम्पररी उसको बस अपने आउट ऑफ द माइंड, मतलब वो बस कूल लगने के लिए क्या कूल लगते हैं। वो तो खुद ही आपके लिए एक समस्या बन रही है। तो आप जिन चीजों को हटाने के लिए जिस दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हो, वही आपके लिए एक बड़ी, मतलब एक से हम बच रहे हैं, अभी दूसरा फिर दूसरे हमारे में, पास आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी वाली चीजें हो जाती है, तो नहीं नहीं, इससे बचना चाहिए। तो मानसिक हेल्थ को प्रॉपर करने के लिए या फिर अपना फिजिकल हेल्थ को प्रॉपर ठीक रखने के लिए आपको सबसे पहले तो सोने और जागने का जो रूटीन है उसको फिक्स करके रखें। एक्सरसाइज जरूरी है। एक्सरसाइज जरूरी है आपका। योगा जो है, योग, दिस इज द, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ योग पे, क्योंकि हमारी ये सोसाइटी में सारे लोग कुछ ना कुछ तरीके से, हमें पता ही होता है इंडियन लोग को, तो हर फैमिली में इसके बारे में सबको पता है। और ये ऐसा चीज है जो कहीं भी किया जा सकता है, इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती है। आप 15 मिनट करना चाहेंगे तो 15 मिनट हो जाएगा, 20 मिनट करना चाहेंगे तो 20 मिनट हो जाएगा। और योग है ये, मन और तन दोनों को कंबाइन करके रखता है, तो उससे हमारा मानसिक हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ काफी अच्छा रहता है। इसके साथ है आपको अवॉइड करनी चाहिए जहां तक हो सके स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को, और फैमिली के बीच में रहना चाहिए, फ्रेंड्स के बीच में रहना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, आप अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करें। आप जब एक्सप्रेस करेंगे तभी सॉल्यूशन भी आएगा। क्या ये केमिकल रिएक्शन भी कुछ होता है क्या? जैसे मैं पढ़ रहा था या कोई कई सारे वीडियोस देख रहा था, तो कुछ दिमाग में ऐसा होता है क्या रिएक्शन जिसकी वजह से ये हैप्पीनेस या सैड ऐसी कुछ थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, ऐसा कुछ? ब्रेन एक बहुत विशाल चीज है, इसके अंदर इतने छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, इतने केमिकल्स हैं, वो सब मिलजुल के ये सब सब काम करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ, हिपोकैम्पस हो गया या एमिगडाला हो गया या कॉर्टेक्स हो गया, है ना, फ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया, मिड ब्रेन हो गया, ये सारी चीजें जो है ना इमोशन से रिलेटेड है और व्यवहार से रिलेटेड है। हाँ? तो इसी में से एक जगह से शुरुआत होती है थॉट्स का प्रोसेस का, और उस पे फिर इमोशन का तड़का लगता है दूसरे दूसरे ऑर्गन से, एक लूप बनता है ना। थॉट्स ओरिजिन हुआ, उसमें फिर इमोशन लगे, उसमें फिर मेमोरी जुड़ के आई, पुरानी मेमोरी जुड़ के आई,
फिर वो कंट्रोल करेगा, दूसरे कॉर्टेक्स में जाएगा कि अच्छा इस इमोशंस और इस थॉट्स के साथ आपको क्या करना है, तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को एक्टिवेट करेगा, तब हम वो एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो राजेश जी, बहुत ज़्यादा आपने इन्फॉर्मेशन दिया इस टॉपिक को लेकर, और मुझे लगता है कि ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत फ्रूटफुल भी है। लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे इससे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार भी जब आपके पास टाइम हो तो मुझे ज़रूर इस पर मुझसे बात करें, ताकि हम इसको और ज़्यादा हम कवर कर सकें, क्योंकि मुझे लगता है इस पे बहुत सारी बातें हैं करने को अभी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मैंने सिर्फ बहुत सारा नाम ही लिया है कि एंग्जायटी, डिप्रेशन, ओसीडी, साइकोसिस, सिज़ोफ्रेनिया, मैनिया, इंटरनेट एडिक्शंस, ये सब सिर्फ मैंने नाम लिया। कैसे हम पहचानेंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये हमने अभी डिस्कस ही नहीं किया है। फाइन। तो ये सब एक-एक टॉपिक है जो हम एक-एक करके कर सकते हैं। तो लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आने वाले जो पॉडकास्ट हैं वो आप तक पहुंचते रहें।